गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू humid atmosphere, grapes get fermented, food gets digest in our body, we respire। आपको ये कंसिडर करने का वो बोल रहा है कि अगर मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल समर में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। आप जैसे देखते हो कि ज़्यादा गर्मियों के दिनों में दूध ख़राब हो जाता है, फट जाता है। और आयरन तवा और अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब कि अगर ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में अगर वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है और नमी बनी हुई है तो क्या हो जाएगा, आयरन के तवे पे या नेल पे जंग लगना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाएंगे। फूड इज़ कुकड, खाना कैसे बनता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है अपनी बॉडी में, अपन रेस्पिरेशन या रेस्पायर कैसे करते हैं। इन ऑल अबो सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी केमिकल चेंज होता है एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जो फिजिकल चेंज होते हैं वह रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेसेस। जब भी केमिकल चेंज होता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रही है जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है। यू मै परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअल मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन, कि एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो दैट इज़ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, अपन कैसे बताएंगे कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे एक्टिविटी 1.1। क्वेश्चन क्या दिया है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लासेस। ये एक्टिविटी आपको घर पे नहीं करनी, अगर आप घर पे भी कर रहे हो तो आपको आई ग्लासेस पहनना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 मीटर लॉन्ग बाय रबरिंग इट विथ सैंड पेपर। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको सैंड पेपर पर रब करना है। Secondly, hold it with a pair of tongues, burn it using a split lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन जलेगी उसको आपके आंखों से सबसे पहले तो दूर रखना है। फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब भी मैग्नीशियम रिबन जलती है तो कैसी एक जो आग जलती है उसका कलर थोड़ा चेंज होता है। तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर। क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हो, डेजलिंग वाइट फ्लेम, वाइट कलर के फ्लेम निकलती है और एक पाउडर बनता है वाइट कलर का। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो पाउडर बनता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्साइड होती है वो साथ में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब देखेंगे एक्टिविटी 1.2। Take lead nitrate solution in a test tube. Add potassium iodide solution of this. What do you observe? From the above three activities, we can say that any of the following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. 1.2 में क्या करना है, आपको लेड नाइट्रेट लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलाना है। और 1.3 एक्टिविटी में क्या करना है, इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स लेना है एक क्लोनिकल फ्लास्क में और टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। क्या करना है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, टच द क्लोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। जब आप ये एक्टिविटी 1.3 करोगे तो आप जिंक ग्रेन्यूल्स को जब HCl या सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाओगे तो जिस टेस्ट ट्यूब में लोगे वो धीरे धीरे हीट करने लगेगा, मतलब गर्म होने लगेगा। तीनों एक्टिविटी अपन ने पढ़ी है उसमें क्या देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि चेंज इन स्टेट भी चेंज हो रही है, कलर भी चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी इवॉल्व हो रही है और उसका
टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. इस चैप्टर में हम कैसी केमिकल रिएक्शन होती है और उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही देखेंगे। ये जैसे जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला गया है तो जो क्लोनिकल फ्लास्क है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है उसके बाहर के सराउंडिंग में, और H2O हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड अस व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट्स गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this to write it in the form of a word equation. The word equation for the above reaction would be, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। इसी वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं कि आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को पूरा उनके वर्ड की स्पेलिंग्स भी लिखी है और प्रोडक्ट की भी। जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में उनको रिएक्टेंट बोल रहे हैं, और रिएक्शन के बाद जो बनता है, जो चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, जैसा मैंने बताया। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ए वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू इन एरो प्लेस्ड बिटवीन them. The reactant are written on the left hand side LHS with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrow हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले जैसा आपने देखा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो दोनों को क्या करा, प्लस साइन में उन्होंने रिप्रेजेंट करा है। सेकेंडली, जब प्रोडक्ट बना है तो एरो के जस्ट राइट हैंड साइड पे रिएक्शन, या मतलब प्रोडक्ट जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, उसको एरो के बाद, यहाँ पे प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, गैस भी इवॉल्व हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती है। तो एरो के जो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे वो प्रोडक्ट होगा और एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखेंगे वो रिएक्टेंट होंगे। अब देखेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन की केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर conscious and useful if we use chemical formula instead of words. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, जैसे आपको पता है कि मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है। तो आप वर्ड इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका होता है MgO। तो ये क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन होती है कि वर्ड इक्वेशन को आप सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द arrow. Is the number of atoms of each element the same on both the side? If yes, then the quotient is balanced. Then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium इन एरो। मतलब वो यही बोल रहे हैं कि जो आपके रिएक्टेंट होते हैं उसमें जितने एटम से लिए हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जितने एटम से, दोनों का जो नंबर होता है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं हो सकता है। क्योंकि एनर्जी को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम के कितने एटम्स थे, 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में जो मैग्नीशियम का बना है वो 1 बना है, पर ऑक्सीजन की कितने एटम थे, 2, और इधर क्या हुई कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और बैलेंस इक्वेशन में LHS और RHS दोनों में एटम्स का जो नंबर होता है वो सेम होता है।
अब देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। 9th में आप लोगों ने जैसा पढ़ा है कि मास को ना तो जनरेट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो वो यही बोल रहा है कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, कि कोई से भी केमिकल रिएक्शन हो मास को कभी अपन ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही उसको जनरेट कर सकते। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास और एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। मतलब कि रिएक्टेंट में जितना मास होगा प्रोडक्ट में भी उतना मास होगा प्रोडक्ट का या एलिमेंट्स का। जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो उनको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। फिर इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कि जो अनबैलेंस इक्वेशन थी उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, तो इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इज द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। सेकेंड वाली जो 1.2 में इक्वेशन दी थी क्या वो बैलेंस थी। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज, कि जो 1.3 में एक्टिविटी में जो रिएक्शन दी है इक्वेशन उसको किस हिसाब से आप बैलेंस करोगे। लाइक जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। द अबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कि ऊपर जो केमिकल इक्वेशन दी है उसको आप केमिकल वर्ड इक्वेशन है सॉरी उसको आप केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले लिखेंगे। जिंक का सिंबल क्या है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है H2SO4, जिंक सल्फेट का क्या है ZnSO4 + H2। अब आप देखेंगे कि इसमें LHS और RHS में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों सेम है या नहीं। लाइक जिंक का इधर 1 एटम है तो प्रोडक्ट में जिंक के कितना एटम है, हाइड्रोजन का इधर जितने भी एटम है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितना एटम वैसे। तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। लाइक जिंक का कितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में 1 और नंबर ऑफ एटम्स RHS में कितने हैं 1, मतलब बैलेंस है। हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट में 2, हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में कितने हैं 2, सल्फर का रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 1, ऑक्सीजन के कितना है 4, इधर भी प्रोडक्ट में 4 मतलब RHS में। तो एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब वो अपने को एक इक्वेशन दे रहे हैं उसको बैलेंस करना है। लाइक फेरस की आयरन की इक्वेशन हो रही है किससे, वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड इच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको क्या करना है कि जो भी इक्वेशन आपको दिए उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना है। लाइक आयरन के चारों तरफ वाटर के चारों तरफ वैसे ही। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि एलिमेंट एक तरफ लिखना है, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS की तरफ लिखना है और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट RHS को एक तरफ लिख लेना है। जैसे आपने लिख लिया आयरन के 1 है रिएक्टेंट में और इधर कितने 3, ये पूरा हो गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विथ द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इट मे बी रिएक्टेंट और ए product in that compound. Select the element which has the maximum number of atoms. Using this criteria we select ferrous oxide and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on RHS and only 1 in LHS. जैसे इसमें बताया कि फेरस ऑक्साइड बनी है तो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो RHS में 4 है, बस LHS में कितना है 1 है। तो इसी को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले इनिशियल ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने हैं वाटर के 1 × 4 और इधर कितने हैं ऑक्सीजन के 4 है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को इधर 4 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का। तो 1 के अंदर किसका मल्टीप्लाई कर दिया 4 का। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट evolved in the reaction. For example, to balance oxygen atom we can put coefficient
4H2O एंड नॉट H2O4 और H2O4। मतलब आपको कोएफिशिएंट जो फॉर्मूला या एलिमेंट है या एटम से उनके आगे कोएफिशिएंट बढ़ाना, आप नीचे नहीं लिख सकते उसके सब्स्टिट्यूट में। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब उसके बाद क्या हो गया है कि इधर आपने H2O के सामने 4 लगा दिया है, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हुई है नहीं है ये देखेंगे आप। फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। इसमें क्या होगा कि अपने ऑक्सीजन के जो एटम्स थे उनको बैलेंस कर लिया है, पर जो आयरन हाइड्रोजन के एटम्स है वो बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द partially balanced equation to equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen 4 on the RHS। अब इनिशियल सबसे पहले हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, यहाँ पे थे 4H2O कर दिया था अपन ने। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो 8 चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया तो 8 हो गया, और इधर H2O में LHS में जो 4 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो कितने हो गए, 8 हो गए। द इक्वेशन वुड बी, इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी कि हाइड्रोजन के आगे आपने 4 लगा दिया, क्योंकि जो RHS में हाइड्रोजन के एटम्स थे वो डबल हो गए थे। क्यों डबल हो गए थे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के आगे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगा दिया था। उससे क्या हो गया था कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया था। और RHS में हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे, 8 थे, और LHS में कितने थे, सॉरी LHS में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, और RHS में हाइड्रोजन के एटम्स सिर्फ 4 ही थे। तो अब किसको बैलेंस करना है, RHS को बैलेंस करना है, इसलिए 4 के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2। तो ये जो 4 लगेगा वो कोएफिशिएंट लगेगा, लाइक H4H2O होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट को देंगे, विच इज़ नॉट बैलेंस्ड, यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दिस इज आयरन। अब सिर्फ एक ही बचा है जो बैलेंस नहीं, वो क्या है, आयरन। इनिशियल आयरन कितना था, 1 था, और इधर प्रोडक्ट में कितने थे, 3 थे। तो अपने को बैलेंस किसको करना है, LHS को करना है। तो 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 3 आयरन के एटम्स ले लेंगे, तो प्रोडक्ट में तो पहले से ही आयरन के 3 एटम हो चुके हैं। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसे आपने 1 बाय 1 सबको बैलेंस करा, उसके बाद आप सब LHS में जितने आयरन के एटम्स है, RHS में कितने, सबको काउंट करके देखेंगे। लाइक LHS में आयरन के कितने एटम्स है, 3 है। LHS में आयरन के कितने एटम है, 3 है, और RHS में आयरन के कितने एटम है, उसमें भी 3 है। उसके बाद फिर इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 8 है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम हो गए, 8 हो गए। बचा क्या लास्ट में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। तो ये पूरी बैलेंस प्रॉपर इक्वेशन हो गई है। The number of atom of element on both side of equation are equal. This equation is now balanced. This method of balancing chemical equation is called heat and trial method. ये जो अपन ने मेथड यूज़ करी है इसको हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ बोल रहे हैं, कि पहले अपन एक एलिमेंट को या एक कंपाउंड को बैलेंस करते हैं, फिर सेकंड को करते हैं, फिर थर्ड को। मतलब अपन ट्राई करते रहते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पर आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक ऑक्सीजन या एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद आप पीछे पुरानी इक्वेशन में वापस जाइए और देखिए कि आपके बैलेंस करने से दूसरा कंपाउंड या एलिमेंट तो नहीं अनबैलेंस हुआ है। तो इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोल रहे हैं। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। आपको सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर से ही बैलेंस करना स्टार्ट करना है। 7th स्टेप में क्या है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या फिजिकल स्टेट्स में कैसे सिंबॉलिक सिंबल्स यूज़ करते हो। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या ये जो अपन ने इक्वेशन लिखी है वो किसी के भी कंपाउंड या इक्वेशन के अपने को फिजिकल स्टेट बता रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। नहीं, ये अपने को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रही है। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मैंशनड अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूला। द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस and solid state of reactant and product are represented by the notation
जैसे गैसेस के लिए आप जी का यूज़ करोगे, लिक्विड के लिए आई का यूज़ करोगे, एक्वस के लिए AQ का और सॉलिड के लिए एस का रिस्पेक्टिवली। द वर्ड इक्वेशन इज रिटर्न इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज द प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। देखो सबसे पहले अपन ने बैलेंस इक्वेशन करी है, तो जो आयरन था वो कैसे स्टेट में था, सॉलिड, तो उसके नीचे अपन ने क्या लिख दिया, एस। वाटर कैसे स्टेट में था, वाटर गैसेस के फॉर्म में बना था, तो उसके नीचे क्या लिख दिया, जी। और फेरस सल्फ ऑक्साइड कैसा बना था, सॉलिड फॉर्म में बना था, तो इसके नीचे क्या लिख दिया, एस। वापस जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी वो कैसे फॉर्म में था, गैसेस के फॉर्म के, उसके नीचे ब्रैकेट में आपने जी लिखा। ये अपने को बताता है कि रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है और वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है तो कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है। नोट द सिंबल जी इज यूज्ड विथ H2O टू इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। जो वाटर बना है वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, गैसियस फॉर्म में यूज़ हुआ है, लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज़ हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ये क्या बोल रहा है वो, कि फिजिकल स्टेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जब तक कि वो क्या हो, ज़रूरी नहीं हो और स्पेसिफाई नहीं हो। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyze etc for the reaction are indicate above and or below the arrow in the equation. For example, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो आपने कितने टेम्परेचर पर उस रिएक्शन को करवाया तो वो एरो के ऊपर लिखते हैं। लाइक यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही है उसके अंदर, तो वो कहाँ लिखते हैं आप, एक रिएक्शन के टाइम पे वो लग रही है तो वो आप एरो के ऊपर लग रहे हैं। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन बी बैलेंस गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।